तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास एक परीची के बारे में। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कि 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया जाता था। अर्थात 1949 से पहले राजस्थान का कोई अस्तित्व था ही नहीं भौगोलिक दृष्टि से, लेकिन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कब किया गया सर? 1800 ईस्वी के अंदर। परंतु इसके बाद 1829 में एंड्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। अर्थात जब मैं बता दूं कि 30 मार्च को जब सभी रियासतों का एकीकरण हुआ तब इसका नाम राजस्थान रखा गया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र में इनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार और कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीन नाम से जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है: मरु, दानव, जांगल, मत्स्य, सुसेन आदि। मरु और दानव दोनों का एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ। जोधपुर से पहले मरु, फिर मरुवार कहलाया और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहाँ समी, केर और पिल्लू आदि होते हैं। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता है। मत्स्य, जिनका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ, वह उदयपुर, जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। इनकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर की मथुरा से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। अब भौगोलिक दृष्टि से कुछ भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ क्षेत्र अन्य जो निम्न हैं कि माई नदी के तट के आसपास का क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ वो कांठल कहलाता था, क्योंकि यह क्षेत्र माई नदी के किनारे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। इसी कारण भैंसोड़गढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधीनता के कारण गिरवा कहलाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू, वसूरू का क्षेत्र शेखावाटी नाम से प्रसिद्ध था। पहले जब रियासतों में बटा हुआ था तब इसकी भौगोलिक दृष्टि के आधार पर इन क्षेत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। अब इतिहास को जब पढ़ते हैं तब शुरुआत में इतिहास का काल विभाजन
किस प्रकार किया गया। चलो इसको भी पढ़ते हैं। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आपने पढ़ा होगा, एक प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग क्या है उसके बारे में जानते हैं। इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अर्थात मानव लेखन कला से अपरिचित था। वो क्षेत्र कौन सा कहलाता है, वो प्राक युग कहलाता है। अब देखते हैं आद्य युग। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, किंतु या तो वे अस्पष्ट थे या इसकी लिपि को भी पढ़ना असंभव हुआ हो। ऐतिहासिक युग। अब देखते हैं ऐतिहासिक युग कौन कौन सा है जो वर्तमान में चल रहा है। ऐसा है उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। देखते हैं भारत को किस प्रकार से इतिहास के अंदर विभक्त किया जाता है। पहला प्राक युग। यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का था। और उसके बाद आद्य युग। यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। ऐतिहासिक युग। यह युग 600 ईसा से 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। अब देखते हैं राजस्थान के अंदर किस प्रकार क्या था कि प्राग ऐतिहासिक राजस्थान प्राक युग में राजस्थान की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में विस्तृत से जानेंगे। कि मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों से हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों से में जल की प्रसूता के कारण या अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फूल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। संकर वनों के कारण या मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सैकड़ों वर्ष पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान एक बड़ा भाग जहाँ मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थल भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती दुष्दुति नदी इस समूह में आकर गिरती थी। ये स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीन भूभाग में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से काल है जिनको 3 भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अब पढ़ते हैं पूर्व पाषाण काल क्या होता है, पूर्व पाषाण काल और उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, क्या था खास। पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण काल हस्त कुठार यानी हैंड एक्स खोज निकाली। कुछ समय पश्चात सेंटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोजे निकाले। कौन से काल में? पूर्व पाषाण काल से। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज, पूना के कौन? वीरेंद्र नाथ, यानी कि इसको शॉर्ट कहते VN मिश्र। भारत राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के RC अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्र आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। अब देखते आगे क्या है। सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियां, विशेष रूप से संभल, बनास एवं इनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्वकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालोर के इस युग में के उपकरण की खोज का श्रेय बी आल्सिन को है। स्पष्ट है कि उपयुक्त भूभाग पूर्व पाषाण काल का प्रसार है। ठीक है।
अब इसके बाद करते हैं मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल क्या है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, जो सारी को पढ़ते हैं। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान की लूणी एवं इसकी सहायक नदियाँ, चित्तौड़ के बेड़स नदी घाटी, विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के, कुशलता से निर्मित थे। ये उपकरण जेस्पर, अगेट, सर्ट, कार्नेलियन, व्हाइटजाइट, क्लेसेडोनी आदि उपकरणों से बने हैं। इसमें ब्लेड, इनग्रेवर, ट्राइएंगल, क्रेसेट, ट्रैप्स, स्केपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। इन पत्थरों से बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहा गया। अब पढ़ते हैं तीसरा, कौन सा, उत्तर या नवपाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में उत्तर नवपाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब पढ़ते हैं राजस्थान में धातु काल। देखो, सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, वो था तांबा। तो इसमें लिखा है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो आंसर है वो ये, सर्वप्रथम मनुष्य ने तांबे का उपयोग किया। ठीक है, ताम्र पाषाण, ताम्र एवं काशी, ताम्र पाषाण, ताम्र एवं काशी काल, काशी। ठीक है, धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण एवं ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, कौन कौन सी सभ्यता है वो आप एक बार जरूर ध्यान रखना कि प्राचीन ताम्रयुगीन संस्कृति। एक तो देखो गणेश्वर, वो का नीम का थाना सीकर के अंदर। सेकंड है कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलूड राजसमंद, अहाड़ व जाडोर उदयपुर, पिंड पांडलिया चित्तौड़, कुराना नागौर, साबनियाना व पुंगल बीकानेर, नंदलालपुरा किरोत, सीतवाड़ी जयपुर, एलाना जालोर, बुढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल मोहिली स्वयंमादीपुर, मलाह भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये कौन सी है, यह ताम्र पाषाण एवं ताम्रकाशी काल की कुछ सभ्यता है। इसके बाद पढ़ते हैं लोह युग। देखते हैं लोह युग के अंदर क्या कुछ है। लोह युग, ताम्र एवं काशी काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका उपयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। इसमें कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे प्रदेश को ही बदल दिया। राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं थी जहाँ लोहकालीन सर्वप्रथम उपकरण मिले। पहले नोहो भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी टोक, रेड टोक, सुनारी झुंझुनू, रेड टोक आदि स्थानों से लोह युगीन सभ्यता के अनेक हथियार उपकरण मिले हैं। नोह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने से महत्वपूर्ण स्रोत है। जोधपुरा जो कहाँ है, जयपुर में, सुनारी टोक से लोहे को गलाने की भटिया, अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेड को लोह सामग्री की प्रस्तुता के कारण भारत का प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई। किसको, रेड टोक को राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी गई। इसके बाद पढ़ते हैं लोह युग कि लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृतभांड संस्कृति, प्रिंट गैलरी, गवे वेयर, PGW का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारीनो आदि स्थानों से मिलते हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि हमने राजस्थान की सभ्यता को
पहले ही पढ़ लिया है। राजस्थान की आप जरूर देखना, ये देखने के बाद आप राजस्थान की सभ्यता जरूर देखना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।